Hello students, Subhasa here. Lecture number 4, potential due to an electric dipole. इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसके बारे में हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब कोई दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज को किसी फिक्स डिस्टेंस पे सेपरेट किया जाए तो ऐसे सिस्टम को इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। ऐसा ही कोई डाइपोल हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है जिसके दो चार्ज +q एंड -q है, दोनों के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस 2a है। इस डाइपोल की वजह से डाइपोल के सेंटर से r जितने डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। +q चार्ज का इस P पॉइंट से डिस्टेंस r2 जितना है, -q चार्ज का इस P पॉइंट से डिस्टेंस r1 जितना है। सबसे पहले तो -q चार्ज और +q चार्ज की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना फाइंड होता है वो हम देख लेते हैं। तो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज -q एट पॉइंट P, तो V - q से हम उसको डिनोट करें तो वो हो जाएगा -kq/r1। सेम तरीके से पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज +q एट पॉइंट P, V + q = kq/r²। So net potential at point P equal to V + q + V - q। दोनों की वैल्यू रखते हैं, kq कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा kq ब्रैकेट में 1/r2 - 1/r1। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा r1 - r2/r1r2। लेट सपोज हम बोल देते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने B पॉइंट से R1 लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो मैं देख सकता हूँ कि C से P तक का डिस्टेंस और B से P तक का डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है। मतलब P से B तक का डिस्टेंस R2 है तो P से C तक का डिस्टेंस भी R2 हो जाएगा, जबकि A से P तक का डिस्टेंस R1 है, ये डिस्टेंस R2, तो A से C तक का डिस्टेंस बचेगा R1 - R2। मैंने इसलिए दिखाया हुआ है क्योंकि इसका हमें आगे यूज करना है। अब मैं राइट एंगल ट्राइंगल ACB को कंसिडर कर रहा हूँ जहाँ पे एंगल A थीटा दिया हुआ है। अगर यहाँ पे मैं cos थीटा का इक्वेशन लगाऊं तो कुछ ऐसा हो सकता है, cos थीटा = एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। एडजेसेंट साइड मतलब AC डिवाइड बाय हाइपोटेनियस AB। AC की वैल्यू मैंने अभी बताई, AC मतलब R1 - R2 डिवाइड बाय AB मतलब 2A। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ R1 - R2 = 2A cos थीटा। इस R1 - R2 का यूज अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में करूं तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा। V = kq, R1 - R2 की वैल्यू 2a cos थीटा डिवाइड बाय R1 R2। अब जैसे कि हम जानते हैं कि 2aq = डाइपोल मोमेंट P लिख सकते हैं, और अगर ये P पॉइंट डाइपोल के सेपरेशन डिस्टेंस 2a के कंपेयर में कुछ ज़्यादा ही दूर है, दैट मीन्स फॉर r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 2a, तो हम लिख सकते हैं कि r1, r और r2 वो नियरली इक्वल होंगे। उसके पीछे का रीज़न क्या है? तो उसके पीछे का रीज़न हम ये दिखा सकते हैं कि अगर P पॉइंट का डिस्टेंस 2a के कंपेयर में कुछ ज़्यादा दूर है तो ये तीनों लाइन नियरली पैरेलल हम बता सकते हैं। सो फॉर r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 2a, r1 नियरली इक्वल टू r2 नियरली इक्वल टू r, तो r1 r2 इक्वल टू मैं r लिख सकता हूँ। सो फाइनल इक्वेशन हो जाएगा v = kp cos थीटा डिवाइड बाय r²। cos थीटा है उसको मुझे इन फॉर्म ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ v = kp वेक्टर डॉट r hat डिवाइड बाय r² फॉर r वेरी वेरी ग्रेटर देन 2a।
कुछ स्पेशल केसेस की बात करते हैं। तो फर्स्ट केस है पोटेंशियल ऑन द एक्सिस। मुझे कोई ऐसे पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है जो इस डाइपोल की एक्सिस पे है। तो मैं देख सकता हूँ कि अगर मैं डाइपोल की किसी एक्सिस के ऊपर पोटेंशियल फाइंड करना है तो उसके लिए एंगल थीटा 0 हो सकता है या फिर पाई हो सकता है। अब इस इक्वेशन में v इक्वल टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर में थीटा इक्वल टू 0 रखूँ तो मुझे आंसर मिलेगा के पी अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1, और थीटा इक्वल टू पाई लिखूँ तो मुझे आंसर मिलेगा माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि कॉस पाई इक्वल टू -1। तो एक्सिस पे पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड हमें मिलेगा प्लस और माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर। सेकेंड केस है पोटेंशियल ऑन द इक्वेटर। किसी इक्वेटर पे अगर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है तो इक्वेटर मतलब लाइन परपेंडिकुलर टू द डाइपोल। अब डाइपोल के परपेंडिकुलर लाइन है तो उसके लिए थीटा इक्वल टू π/2 हो जाएगा। इस इक्वेशन में थीटा इक्वल टू π/2 रखो तो cos π/2 की वैल्यू तो 0 होती है। सो पोटेंशियल एट इक्वेटर इज 0। यहाँ से हम बता सकते हैं कि द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट depends on the angle between its position vector r vector and dipole moment p vector।